वेलकम स्टूडेंट। पिछले टॉपिक बार मैग्नेट को मैंने आप लोगों को बोर्ड पर पूरा एक्सप्लेन किया। लेट अस समराइज द बार मैग्नेट कंप्लीटली। जो भी बातें हमने बोर्ड पर डिस्कस की उसको कुछ 10 से 15 मिनट में समराइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, एज पर टेक्स्ट बुक बार मैग्नेट जो आप देख सकते हैं टॉपिक है 12.3 बार मैग्नेट का मीनिंग क्या है। तो आप देख सकते हैं बार के फॉर्म में स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिख रहा है जिसमें दो पोल हो, एक पोल आपके पास नॉर्थ पोल हो, दूसरा पोल आपके पास में साउथ पोल हो। नॉर्थ पोल को प्लस एम से बताया जाता है, साउथ पोल को माइनस एम से बताया जाता है। देखो, बार मैग्नेट के दो एंड, टर्मिनल एंड, ये दो जो लेंथ ये दिख रही है, इस लेंथ को हमने ज्योमेट्रिकल लेंथ कहा था, और दोनों पोल के बीच की लेंथ को क्या कहा गया था? मैग्नेटिक लेंथ कहा गया था। देखिए यहां पर ये जो आपको लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टली जो पास हो रही है, जिसको मैं बना रहा हूं, ये देखिए ये एक्सेस कहलाती है, जो दोनों पोल से पास होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। लेकिन आप ये देख सकते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन जो आपको यहां पे दिख रही है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इक्वली डिवाइड कर रही है, इसको इक्वेटर कहा गया है। इक्वेटर जो लाइन पास होती है और मैग्नेट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मैग्नेटिक लेंथ के बारे में मैंने कहा, आप देख सकते हैं जो अंदर वाली लेंथ आपको नजर आ रही थी, ये वाली लेंथ, दोनों पोल के बीच की लेंथ को, ये लेंथ देखिए, ये मैग्नेटिक लेंथ है, और आप ये लेंथ देखिए, ये ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो ऑब्वियसली दोनों येलो स्ट्रक्चर को देखिए, दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है? तो डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल लेंथ वाला बड़ा दिख रहा है और मैग्नेटिक लेंथ वाला छोटा दिख रहा है। तो बेसिकली मैग्नेटिक लेंथ होती कितनी है? तो मैग्नेटिक लेंथ होती है 5/6 टाइम्स। मैग्नेटिक लेंथ होती है 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ, जो कि हम बोर्ड पे भी देख चुके थे। ये होने के बाद हमने सीखा था, टेक्स्ट बुक में ये बात डेरिवेशन के फॉर्म में नहीं दी गई है। ये बात मैंने आपको पूरा डिराइव करके बोर्ड पे बताया था कि जब मैग्नेट आपको दिया गया हो तो बार मैग्नेट का ये रहा आपके पास एस और ये रहा आपके पास एन। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटर ओ से कहां की तरफ एक्सेस पर कोई पॉइंट P है, ये रहा कोई पॉइंट P, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू दिया जाता है वो वैल्यू गिवन है, देखो μ0/4π2m/r³। अच्छा, ये भी वैलिड तब है जब r की वैल्यू, ये जो सेंटर यहां से यहां तक का डिस्टेंस r जो दिख रहा है और ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है l, तो जब ये r सेपरेशन l के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो तब ये वैलिड है। तो ये इसमें यहां नोटिसेबल पॉइंट ऐसा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के, डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक मूवमेंट और क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन बता रखी है। यहां नोटिस करना, ये कंडीशन कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर। ये साउथ पोल, ये आपके पास में कौन सा पोल? तो ये नॉर्थ पोल, बराबर। हम जानते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, ये साउथ से नॉर्थ, बराबर। अब अगर ये साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन, तो पॉइंट P पर, ये रहा आपके पास में पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो यहां पर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, मतलब इस तरफ डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जबकि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है। तो नोटिसेबल पॉइंट ऐसा है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है μ0/4πm/r³, जबकि देखो पिछले केस में क्या थी? पिछले केस में ये वैल्यू थी μ0/4π2m/r³, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, इसकी वैल्यू ऑपोजिट दी जाती है, ठीक है। चलिए आप कंपैरिजन करते हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर भी पढ़ा और मैग्नेटिज्म चैप्टर भी पढ़ा। वी हैव स्टडीड बोथ द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म में कंपैरिजन, क्वांटिटी नंबर फर्स्ट, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें, यहां पर चार्ज होता है तो यहां पर मैग्नेटिक पोल होता है। जहां हम प्लस क्यू चार्ज कहते हैं वहां प्लस है नॉर्थ पोल, माइनस क्यू चार्ज कहते हैं वहां साउथ पोल। यहां फील्ड, कौन सा फील्ड है? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां कौन सा फील्ड है? यहां मैग्नेटिक फील्ड है। यहां कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी? तो कांस्टेंट की वैल्यू 1/4πε0 थी, लेकिन यहां कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? μ0/4π। और ये गॉस लॉ के हिसाब से हम लोगों ने बताया बता, यहां डायपोल मोमेंट डिफाइन किया जाता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन। या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो डिफाइन किया जाता है वो मोनोपोल QM मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बताया जाता है। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव मानी जाती है, इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ मानी जाती है। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला F=QE, जहां चार्ज है वहां M लिख दो, जहां E है वहां पर B रख दो। देखिए एनर्जी का एक्सप्रेशन ये हमें डिराइव करना बाकी है।
हम इसे डिराइव करेंगे और जरूर सीखेंगे कि यहां एनर्जी का एक्सप्रेशन डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, या एनर्जी का एक्सप्रेशन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है। यहां देखिए कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू K Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K के प्लेस पे लिखते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही यहां पर जरूर कहा गया है मोनोपोल के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं, जो कि मैंने आप पे बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था, वहां पर ये था, यहां K के प्लेस पे जहां पर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, ये देखो जहां K के प्लेस पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, वहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखना है। तो यहां पर आ जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, Q1 के प्लेस पर M1, Q2 के प्लेस पर M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अच्छा, एक्सेस पे फील्ड देखो 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, यहां पे देखो 2m अपॉन 4 पाई R क्यूब, यहां देखो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और यहां देखो आप म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई R क्यूब। देखो 4 पाई टर्म सेम है, R क्यूब सेम है, एक ही बात बदल रही है। जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है पूरी जगह पर, देखो यहां पर, वहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। आप देखो यहां पर ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके प्लेस पे आपको लिखा हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके प्लेस पे आपको लिखा हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, बाकी तो सब कुछ सेम है। यहां 2p है तो यहां 2m है, R क्यूब है तो R क्यूब है, यहां p है तो यहां पर m है। लेकिन बस एक बात यहां पर नोटिस करना, यहां पर एक्सियल कंडीशन में जो फील्ड की डायरेक्शन मिलती है वो अलोंग p वेक्टर मिलती है, अलोंग p वेक्टर मिलती है। मतलब सर देखो, मतलब ये रहा, ये देखो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। बताओ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? तो साउथ से नॉर्थ होती है। कहां से कहां होती है? साउथ से नॉर्थ होती है। तो देखो यहां पर फील्ड की डायरेक्शन भी कहां से कहां है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन भी बताई गई है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहां पर यही बात कहना चाहते हैं हम ये कहना चाहते हैं शॉर्ट डायपोल के लिए, फॉर शॉर्ट डायपोल जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही हमारे लिए फील्ड की डायरेक्शन है, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो। लेकिन इक्वेटोरियल फील्ड की कंडीशन में आप चेक कर सकते हैं। वापस से मैं एक बार आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिलेगी नॉर्थ से साउथ। देखिए जहां एक तरफ ये डायरेक्शन में आपको साउथ से नॉर्थ कह रहा हूं, जहां एक तरफ में डायरेक्शन आपको साउथ से नॉर्थ, इस तरफ राइट हैंड साइड बता रहा हूं, देखो वैसे ये फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसलिए यहां पर हम कहेंगे इक्वेटोरियल फील्ड फॉर द शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल के लिए अपोजिट टू पी वेक्टर बोला गया है। जैसा यहां अपोजिट टू पी वेक्टर है, यहां पर अपोजिट टू एम वेक्टर आने वाला है। तो ये हमने कंपैरेटिव स्टडी किया, और ये दोनों फॉर्मूले जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आप और हम सीख चुके थे, एक्सेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, इक्वेटर पर 2p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। वैसे यहां एक्सियल कंडीशन में देखो जहां पर आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, वहां आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मिल रहा है। देखो जहां आपको 2p अपॉन r क्यूब है, वहां आपको 2m अपॉन r क्यूब है। एक बार फिर चेक कर लो, जहां पर आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिला है, उसके स्थान पर आपको यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मिला है। पिछले केस में देखो आप, जहां पर आपको इक्वेटर कंडीशन में p बाय आर क्यूब मिला है, वहीं पर आपको p बाय आर क्यूब के प्लेस पर m बाय आर क्यूब आपको दिया गया है। अच्छा, दोनों को डिवाइड कीजिए, एक्सेस और इक्वेटर को, तो एक्सेस पर फील्ड डबल पाया जाता है इक्वेटर के कंपैरिजन में। एक्सेस पे फील्ड डबल पाया जाता है किसके कंपैरिजन में? इक्वेटर के कंपैरिजन में। तो अब ये समझने के बाद एक और कंसेप्ट जो रिवीजन करने के लिए है, जिसको मैं बोर्ड पर डिस्कस करूंगा, वो बोर्ड पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है कि किसे किस तरह से निकाला गया है, फिर भी आप समझिए। ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, आप चाहते हैं कि बार मैग्नेट के सेंटर से, देखो ये बार मैग्नेट के सेंटर से हम चर्चा करें, हम चाहते हैं कि इस पॉइंट से लेकर आपको पॉइंट P जो कि एक्सेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, ये साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन है इसकी। तो सेंटर से मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो है ये साउथ से नॉर्थ है। अब ये जो इसके दो कंपोनेंट निकाले जा सकते हैं, एक कंपोनेंट आपको दिख रहा है m cos थीटा,
और दूसरा कंपोनेंट आपको दिख रहा है m sin थीटा, बराबर है। तो दो कंपोनेंट निकाले जाएंगे, एक कंपोनेंट है m cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट है m sin थीटा। अच्छा, m cos थीटा के बारे में सोचिए, दिस m cos थीटा, वापस सुनिएगा ध्यान से, दिस m cos थीटा ये रहा, और ये पॉइंट देखो, दोनों की डायरेक्शन m cos थीटा की डायरेक्शन और पॉइंट p की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या कहा जाएगा, एक्सियल या इक्वेटोरियल? तो डेफिनेटली दोनों सेम डायरेक्शन में जब आएंगे तो एक्सियल कंडीशन कहा जाएगा। लेकिन आप ये देखिए ध्यान से, ये आपको दिख सकता है ये m sin थीटा जो कि लाइन से परपेंडिकुलर है, वो लाइन से परपेंडिकुलर है m sin थीटा। m sin थीटा इस पॉइंट के कंपैरिजन में देखो कैसा है, तो m sin थीटा इससे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब इक्वेटोरियल है। और ये बात मैं जब बोर्ड पे चलूंगा तो डेफिनेटली और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी आपको। तो एक्सियल कंडीशन में आने पर m cos थीटा और इक्वेटोरियल कंडीशन में आने पर m sin थीटा, दोनों का रिजल्टेंट जब निकाला जाएगा तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका बोर्ड पर देखिए ध्यान से। यहां पर ये रहा आपके पास में इक्वेटर, ये रहा आपके पास में एक्सेस वाला पार्ट, ये रहा आपके पास में इक्वेटर वाला पार्ट। पैरेललोग्राम अप्लाई करेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ की मदद से निकाल सकते हैं हम लोग, जो कि इस तरह से बताया गया है, दैट विल बिकम अंडर रूट बी एक्सेस का स्क्वायर प्लस बी इक्वेटर का स्क्वायर, बी एक्सेस का स्क्वायर प्लस बी इक्वेटर का स्क्वायर। बोलो एक्सेस की फील्ड का फॉर्मूला कितना है? तो एक्सेस की फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं सभी स्टूडेंट, जो कि हमने अभी भी सीखा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। लेकिन यहां एक्सेस के डायरेक्शन में cos थीटा वाला पार्ट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वेटर के केस में m अपॉन आर क्यूब, लेकिन इक्वेटर के डायरेक्शन में देखा जाए तो साइन थीटा वाला पार्ट आने वाला है। तो आइए दोनों का बी एक्सेस का स्क्वायर बी इक्वेटर का स्क्वायर, अरे भाई बी एक्सेस का स्क्वायर बी इक्वेटर का स्क्वायर, तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा चेक कीजिएगा। यहां नोटिस कीजिएगा दोनों में से कॉमन क्या क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, m कॉमन है, आर क्यूब कॉमन है, ये m है और ये आपके पास में आर क्यूब है। तो इतना पोर्शन अंडर रूट में से बाहर निकाला जा सकता है। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब, इतना पोर्शन अंडर रूट से बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचेगा, आप देख भी सकते हैं पिछले पॉइंट में, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 cos थीटा और साथ साथ में sin थीटा। तो 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर, तो देखो 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, जब आप इसको ओपन करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आपके पास में 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम इस तरह से इक्वेटर और एक्सेस को जब डिवाइड करते हैं, देखो ये रहा आपके पास में बी ए डिवाइड बाय बी इक्वेटर कर दो, तो दिस डिवाइड बाय दिस, तो इसमें क्या क्या कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2m, इसमें से 2 कैंसिल नहीं होगा, m कैंसिल होगा, m कैंसिल होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन r क्यूब, तो एक्सेस अपॉन इक्वेटर आ जाएगा आपके पास में cot थीटा, और इक्वेटर अपॉन एक्सेस निकालने गए तो भाई इक्वेटर अपॉन एक्सेस निकालने गए तो ये हाफ tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से हम फील्ड निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक बात और नोटिस करना बेटा, यहां से बनने वाला एंगल थीटा, यहां से बनने वाला एंगल अल्फा, भाई यहां से बनने वाला एंगल थीटा, यहां से बनने वाला एंगल अल्फा, तो टोटल एंगल जो बनने वाला है, वो टोटल एंगल जो बनने वाला है वो होगा थीटा प्लस अल्फा। टोटल एंगल जो बनने वाला होगा वो कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा आपके पास में होगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए जो हमने बोर्ड पे पढ़ा था उसे फास्ट तरीके से रिवाइज करते हैं, महाराष्ट्र सीटी नीट और जेडबल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम पढ़ चुके हैं। हमने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया कि साउथ को -m बताया जाता है, नॉर्थ को +m बताया जाता है। मैग्नेटिक बाइडाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। अब यहां नोटिस कीजिएगा साउथ और नॉर्थ के बीच का जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को मैंने ज्योमेट्रिकल लेंथ कहा था या मैग्नेटिक लेंथ कहा था, ये मैग्नेटिक लेंथ थी और ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है। ये बात वहां पर बार मैग्नेट में अच्छे से समझ नहीं आई, लेकिन यहां पर आपको समझ में आएगी। देखो ये साउथ से नॉर्थ आप ऑब्जर्व करो, साउथ से नॉर्थ ऑब्जर्व करो, यहां से यहां तक का जो सेपरेशन आपके पास में, ये सेपरेशन 2r बराबर है। लेकिन ये सेमी सर्कुलर पार्ट अगर बोला जाए,
सेमी सर्कल बोला जाए तो कंप्लीट लेंथ पाई आर है, तो ज्योमेट्रिकल लेंथ पाई आर बराबर है ज्योमेट्री के हिसाब से पाई आर, लेकिन दोनों पोल के बीच का ये सेपरेशन 2r है। तो मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ को समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और सही बात है। देखिए पोल स्ट्रेंथ की चर्चा ज्यादा उस समय नहीं हो पाई थी और थोड़ा बहुत हमने चर्चा किया था पोल स्ट्रेंथ के बारे में। देखो इसका सीधा संबंध क्रॉस सेक्शनल एरिया से, जितना एरिया ज्यादा होता है उतना पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कोई स्केलर क्वांटिटी कहलाती है ये। इसका डायमेंशन फॉर्मूला LA होता है। अब आगे मैग्नेटिक पोल्स की हम बात कर लें तो 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं आइसोलेटेड पोल को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, सेम पोल रिपेल करते हैं, ठीक है। इक्वल स्ट्रेंथ के पोल होते हैं, सेम पोल रिपेल करते हैं, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। पोल स्ट्रेंथ के बारे में बताया था मैंने, स्केलर क्वांटिटी होती है और किसी भी पोल की वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है वो उसकी पोल स्ट्रेंथ कहलाती है। अब ये समझने के बाद हमने मैग्नेटिक एक्सेस समझ लिया था, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, मैग्नेटिक इक्वेटर भी क्लास में कवर हो चुका है और मैग्नेटिक लेंथ के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। मैग्नेटिक फील्ड, तो किसी मैग्नेट के आसपास का वो फील्ड, किसी मैग्नेट के आसपास का वो फील्ड जहां पर कोई दूसरा मैग्नेट या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस करता है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में क्या कहा था, इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो ऐसा कर्व होता है जिसके अक्रॉस फ्री यूनिट पोल मोशन परफॉर्म करता है या उस पॉइंट पे लगने वाले फील्ड की डायरेक्शन को बताने का काम करता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में आपको बता चुका था, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। और ये करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव कर रहा होता है मैग्नेटिक डायपोल, दोनों का बिहेवियर सेम होता है। अच्छा, करंट अगर आई हो, नंबर ऑफ टर्न्स n हो और a आपके पास में एरिया हो, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकाला जा सकता है करंट कैरिंग कॉइल का। और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं, आप चाहें तो मैग्नेटिज्म की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की प्लेलिस्ट में। इवन एक बात और बता देता हूं, करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन, जैसे मान लो करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखो तो थंब क्या बता रहा है, थंब अपवर्ड बता रहा है, तो ये फील्ड की डायरेक्शन भी और यही मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। अच्छा, करंट क्लॉकवाइज है तो थंब डाउनवर्ड होगा, तो यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। स्टूडेंट्स आइएगा, कटिंग के बारे में हम सीख चुके थे, हम लोगों ने पढ़ा था कि हम मैग्नेट को 2 तरह से कट कर सकते हैं, एक अलॉन्ग एक्सेस कर सकते हैं और एक अलॉन्ग इक्वेटर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कटिंग सीखने के समय हमने बोला था, अगर जितने पार्ट में इक्वल, जैसे 2 पार्ट में आप कट कर रहे हो, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, तो m/2 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर आपने उसे n पार्ट में कट किया तो n पार्ट में कट करने पर m/n डायपोल मोमेंट होता है। एक्सेस के अलॉन्ग कट करते हैं तो भी 2 इक्वल पार्ट में एक्सेस के अलॉन्ग कट किया तो भी m/2, n पार्ट में कट किया तो भी m/n, और टोटल को हम एक बार एक्सेस के अलॉन्ग कट किया, एक बार एक्सेस के अलॉन्ग कट किया, एक बार इक्वेटर के अलॉन्ग कट किया, तो एक्सेस के अलॉन्ग और इक्वेटर के अलॉन्ग कट किया तो इसे m/n² कहा जा सकता है। देखो ये बात मैंने बोर्ड पे डिटेल में बताई थी और ये बात देख भी सकते हैं आप, जिसको लगता है कि और डिटेल में देखना है तो वहां पे जाके देख सकता है, क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है, इसके नजरिए से आपको ये बात रिवाइज करवाई जा रही है टू सेव योर टाइम। अब देखिएगा ध्यान से, साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपके पास में 2 पोल अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर दिए जाए, बार मैग्नेट को बेंड कर दिया जाए, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला दिया जाता है m sin θ/2। अच्छा, ये थीटा की डिफरेंट वैल्यू के आंसर निकाले जा सकते हैं। देखो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है तो पिछले केस में आओ और यहाँ पे चेक करो, यहां लिखा जाएगा sin 90 डिग्री डिवाइड बाय 2। अच्छा, sin 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 आपके पास में sin 45 होगा, sin 45 1/√2 लिखते हैं, तो यहां पर डायपोल मोमेंट कितना आ जाता है आपके पास में, तो ये आपके पास सीधे सीधा m/√2 आ जाता है। देखो r के फॉर्म में अगर आपने इसे कन्वर्ट किया तब ये किस तरह से निकाला जाता है, तो इस तरह से निकाला जाता है। कई बच्चों के मन में चलेगा इसका डेरिवेशन, तो जरूरी भी नहीं इसका डेरिवेशन फिलहाल जानना। आप महाराष्ट्र सीटी नेट के लेवल पर अगर आप बात करें तो हर चीज का डेरिवेशन जरूरी नहीं होता, और क्यों नहीं होता उसका लॉजिकल रीजन है। आप समझ सकते हो कि जब 1 घंटे में आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हर बात डिराइव करने बैठेंगे ऐसा नहीं होता, आप कई बातें तो डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2m sin θ2 डिवाइड बाय थीटा, नॉर्थ साउथ 2m sin θ2 डिवाइड बाय थीटा। इस पर बेस्ड जेडबल मेंस में नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर बेस्ड महाराष्ट्र सीईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे।
आप यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ पे सेंटर पे बनने वाला पाई एंगल है, तो पुराने फॉर्मूला में चलो और देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम। पुराने फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ 2m साइन π/2, अच्छा साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 साइन 90 डिग्री +1 होता है और नीचे π/2 आ जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा वो, तो वो हो जाएगा आपके पास में 4m/π, इसे 4m/, एक मिनट रुकिएगा, वापस देखते हैं हम लोग। यहां पर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पाए, साइन π/2 को लिखा हम लोगों ने, तो साइन π/2, तो ये आपके पास में साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, ये 2m हो जाएगा, और थीटा पाई है ना कि π/2 है, तो डायरेक्ट आंसर आपके पास में आने वाला है दैट विल बिकम 2m/π। अच्छा पाई को लिख सकते हैं 22/7, तो इससे 7m/π आप 11 आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बात भी हम क्लास में देख चुके थे, बोर्ड पर हम लोगों ने देखा था, साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, साउथ से नॉर्थ दोनों के डायरेक्शन सेम ऐड कर देंगे। अब यहां पे देखिएगा साउथ से नॉर्थ एक डायरेक्शन और साउथ से नॉर्थ एक डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये m1 और ये m2, तो m1 - m2 कहा जा सकता है। यहां साउथ से नॉर्थ m1, वापस से साउथ से नॉर्थ m2, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी m1 + m2, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, ये भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे, दोनों साउथ साउथ हो, तो साउथ से नॉर्थ, देखो साउथ से नॉर्थ m1, साउथ से नॉर्थ m1, वापस से साउथ से नॉर्थ m2, तो हम ये कह सकते हैं √m1² + m2², इसका डेरिवेशन क्लास में देख चुके हैं, मतलब डेरिवेशन बोले तो इसका एक्सप्लेनेशन पूरा हम लोगों ने क्लास में और भी किया है। तो अगर ऑपोजिट होते हैं तो थीटा नॉर्थ साउथ होता है तो यहाँ पर माइनस साइन आता है, और माइनस साइन जो आता है वो क्यों आता है, तो क्योंकि इसके बीच में 180 - थीटा एंगल लिया जाता है। ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि साउथ से नॉर्थ आपके पास ये हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ आपके पास ये हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर आ जाएंगे, साउथ से नॉर्थ इधर की तरफ हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ इधर की तरफ हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, साउथ से नॉर्थ इस तरफ और साउथ से नॉर्थ इस तरफ, वापस से देखिएगा दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इस तरह निकाला जा सकता है। क्लोज लूप का कंसेप्ट बता चुका हूं कि वेक्टर फॉर्म के हिसाब से इसे 0 निकाला जा सकता है। ठीक है, वापस से देखिए ये वापस क्लोज लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जब ये क्लोज लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्लोज लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखो कैसे, ये डिस्कशन भी मैं आप लोगों से बहुत अच्छा खासा डिटेल में डिस्कशन किया हूं बार मैग्नेट वाले वीडियो में। साउथ नॉर्थ, फिर से साउथ नॉर्थ, फिर से साउथ नॉर्थ और फिर से आपके पास साउथ नॉर्थ, ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। सो इस तरह से क्लोज लूप के कारण आंसर 0 आता है। अब देखिए महाराष्ट्र सिटी पे बेस्ड ये क्वेश्चन 2002 में आया, ये जरूर ट्राई कीजिए। 2002 का ये वाला क्वेश्चन में ट्राई कीजिए। मैं स्क्रीन पे शेयर इसलिए कर रहा हूं कि भाई जो मैंने अभी पढ़ाया उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे ट्राई हो जाएंगे। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन अवेलेबल है उनको ट्राई करो। ट्राई करने के बाद आप क्या करो, ट्राई करने के बाद इनके सॉल्यूशन अगर आपको लगता है कि आपको देखना है तो ये मैंने अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर इनके क्वेश्चन आप जरूर देखो। और ये स्क्रीन पे शेयर करने का कारण ही ये था कि आपको कहां से मिलेंगे इस तरह से अलाइन क्वेश्चन कि ये टॉपिक कंप्लीट हुआ तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो ये क्वेश्चन लगभग इतने क्वेश्चन किए जा सकते हैं जो महाराष्ट्र सीटी से पॉसिबल हैं, जो कि देखिए अभी मैंने आपसे कहा भी था 2013 वाला सेम नीट से आए हुए क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये आपके पास अवेलेबल है, जो कि मैं अभी कह भी रहा था आप लोगों से। ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का कंसेप्ट मैंने भी आपसे कवर किया है, तो ये आप ट्राई कीजिए। अब जेडब्ल्यू मेंस के साथ में भी बात करें तो 2002 में आया हुआ एक क्वेश्चन, फिर 2005 में आया हुआ ये क्वेश्चन, उसके बाद में 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन। फिर कह रहा हूं ट्राई करो, वीडियो पॉज कर दो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नहीं आया, सॉल्यूशन देखना है, प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, आपको सब इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन वहां पर जरूर मिलेंगे। तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, और हम बात करेंगे हमारे टेक्स्ट बुक के अगले टॉपिक के बारे में। उसी को हम वापस से बोर्ड लेवल से कंप्लीट करते हुए जस्ट कॉम्पिटिटिव लेवल का थोड़ा बहुत टच देंगे और आगे वर्कआउट करते रहेंगे। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।